हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नेक्स्ट जेन ई नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो उसके अंदर आज अपना जो नया टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, जो कि रहने वाला है एसिड बेस बैलेंस के बारे में। किसके बारे में रहने वाला है? एसिड बेस बैलेंस। देखिए, एसिड बेस बैलेंस का मतलब क्या है? अपनी बॉडी के अंदर एसिड की और बेस की किस तरीके से अपने को जरूरत पड़ी, क्या क्या चीजें हैं जो अपनी बॉडी को अफेक्ट कर सकती हैं इस मामले में। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में जो है अपन आज डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले एसिड बेस बैलेंस की जब भी बात होती है तो मैं बात करता हूँ कि सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत पड़ी बेटा अपने को कि नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी के लिए, अपनी जो फिजियोलॉजी है उसके अंदर जो भी अपनी सेल्स होती हैं और सेल्स के अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस चलती हैं, बायोकेमिकल जो रिएक्शंस चलती हैं, उन रिएक्शंस को चलने के लिए एक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। और वो एनवायरनमेंट अगर नॉर्मल नहीं है तो वो रिएक्शंस क्या होंगी भाई? अच्छे तरीके से नहीं चल पाएंगे। अगर वो अच्छे तरीके से नहीं चल पाई तो उसकी वजह से क्या होगा? अपनी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, जो अपनी बॉडी की ऑप्टिमम वर्क करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, अपन बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, तो एसिड बेस की यहाँ पे ये आपकी बॉडी के अंदर क्या है, इसकी जरूरत जो है अपने को पड़ती है। नेक्स्ट अपन एक वर्ड सुनते हैं हमेशा से, जैसे कि पीएच। कि पीएच क्या होता है सर? पीएच की अगर मैं बात करता हूं तो ये होता है हाइड्रोजन आयंस की नेगेटिव लॉगरिथम को क्या कहते हैं भाई? पीएच कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन की, या फिर बात करता हूं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस, इसी को अपन क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे किसकी बात हुई अपनी पास में? हाइड्रोजन आयन की अपन ने यहाँ पे बात करी। अगर हाइड्रोजन आयंस की मैं बात करता हूँ तो एच आयन जो होती है वो क्या होता है? मेजरली रेस्पॉन्सिबल होता है, मेजरली रेस्पॉन्सिबल फॉर पीएच मेंटेनेंस। पीएच को मेंटेनेंस करने के लिए एच आयन की यहाँ पे सबसे ज्यादा मेजर रोल रहता है अपनी बॉडी में। बात कर लेते हैं कि सर पीएच अगर एच आयन जो बना रहा है तो एच आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है बॉडी के अंदर? तो एच आयन की जो कंसंट्रेशन होती है प्यारे बच्चों, वो होती है आपकी 40 नैनो मोल पर लीटर। कितनी होती है? 40 नैनोमोल पर लीटर। नैनो का मतलब क्या हो गया? 10⁻⁹। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या? इसको मैं लिख सकता हूँ कि 4 इंटू 10⁻⁹ पर लीटर, मोल पर लीटर। 4 इंटू 10⁻⁹ मोल पर लीटर, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये हो गया आपका कितना हो गया सर? ये नैनोमोल हो गया। ये क्या हो गया आपका? नैनोमोल। तो देखिए कितनी कम कंसंट्रेशन है आपकी बॉडी के अंदर एच आयन की, और इतनी कम कंसंट्रेशन होते हुए भी आपके जो पीएच को रेगुलेट करने का काम है वो कौन कर देता है? एच आयन कर देता है। अरे एक चीज समझना कि एक तो बहुत बड़ा कोई मेरे पास में सॉल्यूशन है, या मैं बात करता हूँ तो एक तो समुद्र है और एक मेरे पास में छोटी बाल्टी है। अगर मैं बाल्टी में से एक मग पानी का निकालूं या फिर मैं समुद्र में से एक मग पानी का निकालूंगा तो किसके अंदर ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली बाल्टी के अंदर ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ये भी ऐसा ही है कि इसकी जो एच आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है। ठीक है, इसके अंदर माइनर सा अल्ट्रेशन भी अगर हुआ तो वो आपकी बॉडी की जो पीएच है उस पर मेजर इंपैक्ट डालेगा। क्या डालेगा? मेजर इंपैक्ट डालेगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेंगे कि सर नॉर्मल पीएच कितना होता है? नॉर्मल पीएच कितना होता है? तो नॉर्मल पीएच की अगर बात करता हूं तो अपनी बॉडी का नॉर्मल पीएच होता है 7.35 से लेके 7.45। कितना होता है रे? 7.35 से 7.45। यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ कि सर पीएच कैसा है, तो ये है आपका बेसिक, या फिर बात करता हूँ एल्केलाइन। कैसा है रे? एल्केलाइन। अगर पीएच स्केल की अपन बात करें, पीएच स्केल की अगर बात करें कि पीएच स्केल किस तरीके से काम करता है, तो देखिए पीएच के लिए अपने एक ड्रॉ कर ली लाइन। ठीक है, इसमें मिड में जो होता है दैट इज 7 और इसको बोलते हैं न्यूट्रल। 7 अगर पीएच है किसी सॉल्यूशन का तो वो कैसा है रे? वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। कैसा है आपका? न्यूट्रल सॉल्यूशन है। जबकि 7 से कम अगर अपन आएंगे तो इस तरफ हो जाएगा आपका एसिडिक। 7 से कम अगर अपन आएंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? एसिडिक। और 7 से अबोव अगर अपन जाएंगे दैट विल बी बेसिक या फिर अल्केलाइन। तो ब्लड का पीएच कितना आ रहा है? 7.35 से 7.45। दैट मीन्स ब्लड का जो पीएच है वो कैसा है? एल्केलाइन है। कैसा है?
एल्केलाइन है। तो इस तरीके से क्या करता है, आपका जो ब्लड का पीएच है वो क्या करता है कि स्लाइटली एल्केलाइन नेचर का होता है। अब बात कर लेते हैं कि सर ठीक है, ये बात तो देखिए, इतनी जो पीएच अगर रहेगी आपकी बॉडी के अंदर, तो आपकी जो सेल्स होती हैं वो ऑप्टिमम फंक्शनिंग शो करेंगी। क्या करेंगी रे? ऑप्टिमम फंक्शनिंग जो है यहाँ पे वो शो करेंगी, यानी कि यहाँ पे वो अच्छे से अपना काम करेंगे और आप अच्छे से हेल्दी तरीके से रह पाएंगे। एक अगर बात कर लेता हूँ यहाँ पे कि सर किस पीएच से किस तक आपकी जो सेल्स होती हैं वो काम कर सकती हैं, ठीक है। तो अगर बात करता हूँ कि इसी तरीके से आपने वापस से पीएच का एक क्या बनाया है, स्केल बनाया है कि सर आपका जो 0 से लेके 14 तक होता है, 0 से लेके 14 तक होता है। अब आपकी यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये एक रेंज है जिसको अपन ने बोल दिया 7.35 से लेके 7.45, यानी कि ये कैसी है आपकी नॉर्मल पीएच है। अगर मैं बात करता हूँ कि कितना तक आपका, ये तो नॉर्मल पीएच हो गई आपकी, ठीक है। अगर इस तरफ जाएंगे तो अपन एसिडिक पीएच हो जाएगी, इस तरफ जाएंगे तो कौन सी हो जाएगी आपकी बेसिक पीएच हो जाएगी, ठीक है। अगर बात करता हूँ कि सर 6.8 या फिर इधर बात करता हूँ मैं 7.8, अगर इससे इस रेंज तक आपकी सेल्स जो है वो वर्क कर पाएंगी, ठीक है, इतनी तो क्या कर पाएंगी, वो वर्क कर पाएंगी। लेकिन अगर इससे कम पीएच हो गई या इससे ज्यादा पीएच हो गई, दैट विल बी लीड योर डेथ। ये किसको इंडिकेट करेगा रे? डेथ को, ठीक है। तो 6.8 से कम नहीं होनी पीएच और किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 7.8 से ज्यादा पीएच अगर हो गई तो उसकी में आपकी उस कंडीशन में आपकी क्या हो सकती है, वहां पे डेथ जो है वो हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस पीएच को जो है वो रेगुलेट करके रखना है। और पीएच का रेगुलेशन करना अपनी बॉडी का कंपनसेशन होता है। क्या होता है रे? कंपनसेशन होता है। चलिए अपन बात कर लेते हैं आपकी कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो पीएच को क्या करते हैं, यहाँ पे रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ केमिकल्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से केमिकल्स और उसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन जो अपनी बॉडी के अंदर क्या रहती है, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर बात करता हूँ, सबसे पहला सोडियम, ठीक है। सोडियम की अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करता हूँ तो 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है आपकी बॉडी के अंदर। कितना होता है रे? 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर क्या होता है, नॉर्मल सोडियम की कंसंट्रेशन होती है बॉडी के अंदर। वहीं अगर पोटेशियम की बात करता हूँ तो पोटेशियम कितना होता है, पोटेशियम होता है सर 3.5 से लेके और 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ क्लोराइड की, ठीक है, तो क्लोराइड कितना होता है, क्लोराइड होता है आपका सर, ये रहता है आपका 198 से लेके और 109 मिलीमोल पर लीटर तक। कितना रहता है? 98 से लेके 109 मिलीमोल पर लीटर तक रहता है आपका क्लोराइड, ठीक है क्या यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कैल्शियम के बारे में, कि कैल्शियम कितना होता है। तो कैल्शियम की नॉर्मल कंसंट्रेशन जो होती है वो 8.5 से लेके और 10.1 मिलीमोल पर लीटर कितनी होती है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, सॉरी, ये कितनी होती है, मिली इक्विवेलेंट नहीं, mg पर dl, ये होती है 8.5 से लेके 10.1 mg पर dl जो है आपकी क्या होती है, नॉर्मल कैल्शियम की कंसंट्रेशन होती है। वही अगर बात करता हूँ HCO3 आपका आयन, ठीक है, तो HCO3 आयन की अगर बात करूँ कंसंट्रेशन तो 22 से लेके और 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है नॉर्मल कंसंट्रेशन। बात कर लेते हैं PaO2 की, तो PaO2 होता है आपका 90 से लेके 100 mmOf Hg, ये होता है आपका नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। वही अगर बात करता हूँ PaCO2 की, तो PaCO2 कितना होता है रे, ये होता है आपका 35 से लेके 45 mmOf Hg, ठीक है। देखिए कुछ कंसंट्रेशन है जो आपको आगे आगे काम आएंगी, तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा याद रख लेना है, ठीक है। PO4 की अगर बात करता हूँ, PO4 यानी कि फॉस्फेट आयंस की अगर बात करता हूँ तो ये होती है नॉर्मली आपकी 2.5 से लेके 4.7 mg पर dl, 2.5 से लेके 4.7 mg पर dl, ठीक है। तो ये कुछ कंसंट्रेशन थी जो आपको याद रखनी है यहाँ पे। वही अगर नॉर्मल पीएच की भी एक बार फिर से मैं लिख दूं, आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। तो पीएच है आपका कि ये रहेगा आपका 7.35 से लेके और 7.45, ये क्या होती है आपकी नॉर्मल पीएच होती है। तो ये कुछ डेटा थे जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। चलिए भाई नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये सारे के सारे डेटाज मिलके आपको क्या बनाते हैं, पीएच को जो है वो यहाँ पे रेगुलेट करते हैं। सारे के सारे जो भी कंसंट्रेशन है, सारे के सारे जो भी आयंस हैं, जो भी एटम्स हैं, जो भी केमिकल्स हैं, वो सारे के सारे मिलके आपकी बॉडी के अंदर एक पीएच को क्या करते हैं, रेगुलेट करके रखते हैं। एक होता है, आपने सुना होगा कि सर एक होता है एनाइन गैप, एक क्या होता है एनाइन गैप,
एनाइन गैप का मतलब क्या हो गया कि एनाइंस और कैटाइंस का जो अगर अपन रेशियो निकालेंगे, एनाइन और कैटाइन का अगर गैप निकालेंगे तो वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इट इज द गैप बिटवीन, इट इज द गैप बिटवीन एनाइन एंड कैटाइन। अब देखिए मैंने प्लस और माइनस वाले सारे के सारे दिखाए, जैसे कि आपका एच आयन हो गया, जैसे कि आपका सोडियम हो गया, जैसे कि आपका पोटेशियम हो गया, इन सब पे तो क्या है, प्लस प्लस है। ठीक है, और इसी की तरीके से अगर बात करूं, क्लोराइड हो गया, HCO3 माइनस हो गया आपका। ठीक है, और PO4 माइनस हो गया। अगर इनको जोड़ें, इनको जोड़ें, इनको प्लस करें और इनको प्लस करें तो दोनों के बीच में क्या आना चाहिए, जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तब तो आपकी पीएच क्या रहेगी, बिल्कुल रेगुलेटेड रहेगी। तब क्या रहेगी आपकी पीएच जो है वो बिल्कुल रेगुलेटेड रहेगी। लेकिन फिर भी एक छोटा मोटा जो यहाँ पे डिफरेंस जो होता है वो रहता है आपका लगभग 12 प्लस माइनस 4, या मैं बात करता हूँ 8 से 16 क्या रहता है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, क्या रहता है एनाइन गैप। कितना रहता है एनाइन गैप, जो होता है 8 टू 16 mg पर डीएल जो है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, सॉरी mg नहीं, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर क्या रहता है यहाँ पे आपका एनाइन गैप रहता है नॉर्मली। अगर एनाइन गैप बढ़ेगा तो आपकी बॉडी के अंदर एसिडोटिक कंडीशंस देखने को मिलेंगी। अगर एनाइन गैप जो है वो बढ़ेगा तो आपको क्या देखने को मिलेंगी, एसिडोटिक कंडीशन मिलेंगी। कैसी मिलेंगी, एसिडोटिक। इफ एनाइन गैप increases, it will lead to मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मैं बताऊंगा आपको कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, आगे क्लास के अंदर अपन कंटिन्यू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो अपन यहाँ पे क्या करते हैं पता करते हैं किस तरीके से आपकी बॉडी जो है इन सब चीजों को क्या करती है, मेंटेन करती है। ये कुछ आयंस थे जिनके बारे में आपने जाना। क्या एनाइन गैप होता है, एनाइन गैप क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, या फिर प्लस प्लस को जोड़े और माइनस माइनस को जोड़े तो ये क्या होते हैं, दोनों के दोनों आपके, ये दोनों के दोनों किसको इंडिकेट करते हैं, आपको एनाइन गैप को। अब बात करते हैं कि एसिड, एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। एसिड की अगर बात करता हूँ तो एसिड के अंदर क्या होता है, एच आयन होता है। क्या होता है, एच आयन होता है। या फिर बात करता हूँ एच आयन की कंसंट्रेशन जहां ज्यादा होगी वहां एसिड ज्यादा होगा, एच आयन की कंसंट्रेशन जहां कम होगी उसको अपन क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे। ठीक है, अगर बात करता हूँ टेस्ट के बारे में तो एसिड कैसे होंगे, स्टोर इन टेस्ट होंगे। कैसे होंगे, स्टोर इन टेस्ट होंगे। जबकि मैं अगर बेस की बात करता हूं तो कैसे होंगे, आपको बिटर टेस्ट देंगे। कैसे देंगे, बिटर टेस्ट देंगे। वही अगर बात करता हूं कि लिटमस पेपर पे, कि सर लिटमस पेपर पे कैसे अपीयरेंस देंगे, तो लिटमस पेपर पे जो है अगर वो रेड हो जाए तो वो एसिड को इंडिकेट करता है। जैसे किसी भी सॉल्यूशन में आपने लिटमस पेपर को क्या किया, डिप किया और वो रेड कलर शो कर दे, दैट मीन्स वो क्या है, सॉल्यूशन एसिड है। जबकि अगर वो ब्लू हो जाए दैट मीन्स वो कैसा है, आपका बेस है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं दोनों की डिफरेंशियल स्टडी के बारे में, दैट इज एसिड एंड बेस। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि एच आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। यहाँ पे एच आयन या तो एब्सेंट ही रहेगा या तो एच आयन की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ही लो रहेगी। वही अगर बात करता हूँ कि एसिड कैसे थे टेस्ट के अंदर, ये थे सोर इन टेस्ट। कैसे थे, सोर इन टेस्ट। वही अगर बात करता हूँ बेस के बारे में तो बेस कैसा था आपका, बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सर ये तो ठीक है, अगर एसिड वाले सॉल्यूशन में लिटमस पेपर को आपने डिप किया तो वो कैसा देगा, लिटमस पेपर चेंज टू रेड कलर। अगर लिटमस पेपर कैसे में कलर में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में अगर चेंज हो जाएगा दैट मीन्स वो कैसा है, आपका एसिडिक सॉल्यूशन है। वहीं अगर लिटमस पेपर की मैं बात करता हूँ, अगर ये हो जाए ब्लू में कन्वर्ट तो ये किसको इंडिकेट करेगा, डायरेक्टली आपके बेसिक सॉल्यूशन को इंडिकेट करेगा। क्या करेगा, बेसिक सॉल्यूशन में। अच्छा सर लिटमस पेपर को कितनी देर डिप करके रखते हैं, अप टू 1 मिनट क्या रखते हैं अपन, इसको डिप करके रखते हैं सॉल्यूशन में। तब जाके आपको बता पाता है कि ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक सॉल्यूशन है या फिर ये बेसिक सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया क्या यहाँ तक, अरे यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। चलिए तो अब बात करते हैं रेगुलेटरी सिस्टम की, कि किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर पीएच का जो है वो रेगुलेशन होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपन रेगुलेटरी सिस्टम। रेगुलेटरी
सिस्टम, क्या रेगुलेटरी सिस्टम जो अपनी बॉडी के अंदर होता है जिससे कि आपका एसिड बेस जो है यहाँ पे मेंटेन होता है। देखिए रेगुलेटरी सिस्टम की अगर बात करता हूं तो कुछ तो होते हैं बफर सॉल्यूशन, ठीक है, कुछ तो होते हैं बफर सॉल्यूशन। सबसे पहला जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो है आपका बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशंस। दूसरा जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो है आपके लंग्स। तीसरा जो आपका रेगुलेटरी सिस्टम है वो है आपका किडनी। एंड फोर्थ वन इज पोटेशियम। पोटेशियम का बहुत बड़ा रोल है आपके पीएच को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे टोटल कितने रेगुलेटरी सिस्टम हो गए आपके? 4 रेगुलेटरी सिस्टम्स हो गए। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज बफर सॉल्यूशन, सेकंड वन इज लंग्स, थर्ड वन इज किडनी एंड फोर्थ वन इज पोटेशियम। यहाँ पे अपन एक एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बफर सॉल्यूशन के बारे में कि सर बफर सॉल्यूशन होते क्या है। तो बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनके अंदर अगर एसिड और बेस अगर आप मिक्स करेंगे, मान लीजिए ये कोई बफर सॉल्यूशन था, ये क्या था आपके पास में? एक बफर सॉल्यूशन था। इसके अंदर आपने क्या किया? अरे मिक्स किया एसिड। इसका पीएच, इस बफर सॉल्यूशन का पीएच मान लीजिए कि 7.4 था। कितना था? 7.4 था। इसके अंदर आपने कुछ क्या मिला दिया? यहाँ पे एसिड मिला दिया। क्या मिला दिया? अरे कुछ मात्रा में एसिड मिला दिया। अब एसिड मिलाने के बाद में भी इसकी जो पीएच है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी रे? कांस्टेंट रहेगी। अगर पीएच कांस्टेंट रह रही है उन सॉल्यूशंस को अपन क्या बोलेंगे रे? यहाँ पे उन सॉल्यूशंस को बोलेंगे अपन बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन होते हैं जिनके अंदर एसिड या बेस मिलाने के बावजूद भी वो अपने पीएच को क्या नहीं करते प्यारे बच्चों? चेंज नहीं करते। यानी कि वहां पे उनकी पीएच जो है वो क्या रहेगी? नॉर्मल ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कांस्टेंट अगर पीएच है ऑन मिक्सअप ऑफ द एसिड एंड बेस, दे सॉल्यूशन आर नोन एज बफर सॉल्यूशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लंग्स। लंग्स में क्या करते हैं? अपन ब्रीदिंग करते हैं। तो ब्रीदिंग के अंदर दो गैसेज होती है मेनली। कौन कौन सी आपकी? एक तो CO2 होती है, एक तो ऑक्सीजन होती है। CO2 की अगर मैं बात करता हूं तो वो कैसी नेचर की होती है आपकी? एसिडिक नेचर की गैस होती है। CO2 कैसी नेचर की गैस होती है आपकी? एसिडिक नेचर की गैस होती है। जबकि मैं बात करूं कि सर आपका ऑक्सीजन, CO2 कैसी नेचर की बताई मैंने? एसिडिक, एसिडिक। वहीं अगर बात करता हूं ऑक्सीजन के बारे में तो दैट इज योर एल्केलाइन नेचर। वो कैसी रहेगी? एल्केलाइन इन नेचर रहेगी। ठीक है, तो ये दोनों भी अंदर बाहर करके, यानी कि आप इनहेल एक्सेल जब करते हो ऑक्सीजन और CO2 को, तो इस तरीके से आपका क्या होता है यहाँ पे? देखो इसको मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, बस एक ब्रीफ नॉलेज जो मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ। तो ऐसा मत सोचना कि सर तो बहुत शॉर्टकट में पढ़ा रहे हैं। अभी आगे इन चीजों के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से ऑक्सीजन हेल्प करता है, किस तरीके से CO2 हेल्प करता है। जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए। नेक्स्ट आपका किडनी। तो किडनी क्या करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन करेगा। अगर कोई आयन या फिर कोई भी कंपोनेंट जो है आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस हो जाता है तो किडनी क्या करती है? उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है। अगर कोई आयन या फिर कोई भी कंपोनेंट आपकी बॉडी के अंदर कम है तो किडनी क्या करना स्टार्ट कर देता है? उसका रिटेंशन या उसको रीअब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। वही अगर मैं पोटेशियम की बात करता हूँ तो पोटेशियम जो है वो H आयंस के साथ में, इस मान लीजिए कि सेल के अंदर क्या होता है? पोटेशियम। सब जानते हैं कि सेल के अंदर जो एबंडेंट जो इंट्रासेलुलर कैटायन जो है वो कौन सा है? आपका पोटेशियम है। वही अगर बात करता हूं कि अगर बाहर देखे जाए कि सर पीएच क्या हो गई? बढ़ गई। पीएच बढ़ गई मतलब H आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? बाहर की तरफ बढ़ गई। तो अब क्या होगा? ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ये एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन काम करेगी। सेमी परमेबल काम करेगी तो ये H आयन तो अंदर चले जाएंगे और पोटेशियम कहाँ जाएंगे रे? बाहर आ जाएंगे। यानी कि एसिडोसिस वाली कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा किसके अंदर है? एसिडोटिक कंडीशन। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है यहाँ पे रेगुलेशंस होते हैं। अपन एक एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म के बारे में यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला है आपका बफर सिस्टम। फर्स्ट वन इज बफर सिस्टम। बफर सिस्टम में अगर बात करता हूं तो सबसे पहला आपका प्राइमरी बफर सिस्टम। ठीक है, प्राइमरी बफर सिस्टम में सारे के सारे क्या होते हैं? आपके केमिकल्स आते हैं। क्या आते हैं? सारे के सारे केमिकल्स आते हैं। हेडिंग डालना बफर सिस्टम्स। बफर सिस्टम में मैंने पहले सबसे पहले क्या होता है? प्राइमरी बफर सिस्टम जो क्या होते हैं? मोस्टली क्या होते हैं? इसके अंदर केमिकल्स होते हैं और ये सबसे फास्ट एक्टिंग क्या होता है? सिस्टम होता है। विद इन सेकेंड्स क्या करता है? ये पीएच को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहली जो लाइन है यहाँ पे ये है फास्टेस्ट, या फिर बात करूं प्राइमरी बफर सिस्टम। तो दीज आर द फास्टेस्ट एक्टिंग सिस्टम, फास्टेस्ट एक्टिंग सिस्टम।
जो विद इन फ्यू सेकेंड से क्या करना स्टार्ट कर देता है, अपना काम जो है या अपना इफेक्ट जो है यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहला जो बफर सिस्टम है यहाँ पे है आपका कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट सिस्टम। सबसे पहला कौन सा है, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट सिस्टम या बफर सिस्टम। अरे कार्बोनिक एसिड की अगर बात करूं तो ये इसका फॉर्मूला होता है H2CO3 और बाइकार्बोनेट का तो सब जानते ही है HCO3 माइनस, HCO3 माइनस। ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जबकि दिस इज वीक बेस। ये क्या होता है, वीक बेस है। अगर मैं बात करता हूँ वन आयन ऑफ कार्बोनिक एसिड, वन आयन ऑफ कार्बोनिक एसिड को अगर आपको HCO3 से क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो वन जो होता है वो इक्वल होता है कितने के, 20 के, यानी कि 20 आयन या 20 मॉलिक्यूल्स किसके चाहिए होंगे अपने को, बाइकार्बोनेट की चाहिए होंगे, तब जाके आप किसको H2CO3 के एक मॉलिक्यूल को क्या कर पाएंगे, न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। यानी कि दोनों का इफेक्ट बराबर है, ठीक है। अगर दोनों का इफेक्ट बराबर करना है तो वन, मान लीजिए कि 1 ml आपके पास में क्या है, H2C3 या फिर कार्बोनिक एसिड है, इसको आपको क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। तो देखो एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो आप क्या करेंगे, बेस को यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर बेस की मैं बात करता हूं तो आपका HCO3 जो है बाइकार्बोनेट जो है ये कैसा है, वीक बेस है। कैसा है आपका, वीक बेस है। वीक बेस होने की वजह से यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि इसका कितना लगेगा रे, 20 ml, कितना लगेगा, 20 ml, तब जाके ये सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल हो पाएगा। समझ गए तुम बात को, समझ गए तुम बात को, समझे कि नहीं समझे। तो अगर बात करूं कि अगर अपनी बॉडी के अंदर इसको मेंटेन करके रखना है तो 1:20 चाहिए होगा, 1:20 चाहिए होगा इन दोनों को मेंटेन करके रखने के अंदर अपनी बॉडी में। वही अगर बात करता हूं कि सर H2CO3 तो जो है ये तो किसके थ्रू है, ये वाला तो किडनी मेंटेन करती है इसको, तो कौन करती है, किडनी इसका रेगुलेशन करती है। जबकि बाइकार्बोनिक एसिड का अगर बात करूं रेगुलेशन, ये कौन करता है, लंग्स करते हैं। कौन करते हैं प्यारे बच्चों, लंग्स करते हैं। अब देखिए आगे मैं बताऊंगा कि लंग्स के अंदर क्या होता है और किडनी के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखना यहाँ तक। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में देना आप। केस 1 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं रे, केस फर्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे अपन थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे ताकि ज्यादा अच्छे से अपन इस चीज को समझ पाए। केस 1 में अगर बात करता हूँ कि जहाँ पे H आयन जो है वो बढ़ गए, क्या हो गया केस 1 के अंदर, H आयंस जो है वो इंक्रीज हो गए। H आयंस का इंक्रीज होना मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था, ये किसको इंडिकेट करेगा, आपका एसिडोसिस को। किसको इंडिकेट करेगा प्यारे बच्चों, एसिडोसिस को इंडिकेट करेगा। अब देखिए एसिडोसिस हो गया बॉडी के अंदर तो क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट है, ठीक है, ये H+ बढ़े हुए थे आपकी बॉडी के अंदर, ये किसके साथ में मिलेंगे रे, ये मिल जाएंगे आपके पास में किसके साथ में, HCO3 के साथ में। किसके साथ में, HCO3 के साथ में मिल जाएंगे, ठीक है। और HCO3 के साथ में मिलके और ये कहाँ पहुंच जाएंगे, लंग्स के अंदर जाके दोनों के दोनों किसके अंदर, H2CO3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप बोलोगे कि सर ये तो पहले एसिडोसिस हो रखा था लेकिन आगे जाके फिर से बाइकार्बोनिक एसिड बन गया। तो प्यारे बच्चों ये तो बात हो गई कहाँ तक, ब्लड वाले सर्कुलेशन में। अब ये H2CO3 जो कहाँ पहुंचेगा रे, ये पहुंचेगा लंग्स के अंदर। कहाँ पहुंचेगा, लंग्स के अंदर, विद द हेल्प ऑफ ब्लड, विद द हेल्प ऑफ, ये कहाँ पहुंचेगा, लंग्स के अंदर। और लंग्स के अंदर जाके और ये किसके अंदर टूट जाएगा, H2O प्लस CO2, H2O प्लस CO2। अब CO2 तो क्या होगी, एक्सेल आउट हो जाएगी। CO2 तो क्या हो जाएगी आपकी बॉडी से, एक्सेल आउट हो जाएगी थ्रू द एक्सेलेशन प्रोसेस। और बच गया क्या, H2 कैसा होता है आपका, न्यूट्रल होता है कि नहीं होता, न्यूट्रल होता है कि नहीं होता। तो अल्टीमेटली आपने क्या कर दिया, H आयन की कंसेंट्रेशन जो बढ़ी थी उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। तो इस तरीके की केमिकल रिएक्शन जो है आपकी बॉडी के अंदर चलती है। जस्ट इसके अपोजिट अगर मैं बात करता हूँ, ये तो केस 1 था जहां पे आपको एसिडोसिस हुआ था। केस 2 की बात करते हैं, चलो केस 2 है आपके पास में जहां पे H आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। या फिर बात करता हूँ कि एल्केलोसिस हो गया है, क्या हो गया है, एल्केलोसिस अगर हो गया है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो देखिए एल्केलोसिस अगर हो गया तो इस केस में क्या होगा, अब जो H2CO3 वहां जाके क्या हो गया था, टूट गया था। क्या हो गया था, टूट गया था। लेकिन अब क्या होगा यहाँ पे कि ये जो H2CO3 जो था ये आके जाके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अब H प्लस HCO3 के अंदर टूटेगा। किसके अंदर टूटेगा, H प्लस HCO3 के अंदर टूटेगा। अब ये H क्या हो गया, फ्री हो गया। यहाँ पे H क्या हो गया रे, फ्री हो गया। अब H अगर फ्री हो गया तो क्या होगा, ये तो किसको कर देगा, एसिडोसिस करवा देगा। क्या करवा देगा, एसिडोसिस करवा देगा। और ये क्या है आपका, वीक बेस है। ये तो क्या है आपका, वीक बेस है, तो इसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है।
तो वहीं अगर बात करता हूँ तो देखिए एचाइन की कंसेंट्रेशन कम हुई थी तो बाइकार्बोनिक एसिड को आपने क्या कर दिया, तोड़ दिया, किसके अंदर H++ HCO3 के अंदर आपकी बॉडी ने इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो अल्टीमेटली आपकी जो एचाइन की कंसेंट्रेशन कम हुई थी वो यहाँ पे कंपनसेट होती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बिल्कुल यहाँ पे आपको वो कंपनसेट होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, अपनी बॉडी जो है इस चीज को क्या करती है, कंपनसेट करती है, क्या करती है, इसको कंपनसेट करती है। दूसरा जो आपका रेगुलेटरी सिस्टम है बफर सिस्टम का, वो है हमबर्गर शिफ्ट या हीमोग्लोबिन बफर या क्लोराइड शिफ्ट। नाम तुम लोगों ने सबने सुना है, हमबर्गर शिफ्ट, हमबर्गर शिफ्ट या क्लोराइड शिफ्ट, या फिर इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन बफर। क्या बोलते हैं इसको, हीमोग्लोबिन बफर इसको बोलते हैं। तो ये आपका सेकंड बफर सिस्टम है। ये कौन सा आपका सेकंड बफर सिस्टम है। यहाँ पे क्या होते हैं, जब भी आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, क्लोराइड जो है वो क्या करते हैं, एक आरबीसी के अंदर और बाहर क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये एक कोई आ गया आपकी आरबीसी है, ये क्या है आपकी आरबीसी है। मान लीजिए फर्स्ट केस, देखिए एग्जाम्पल से ही समझना पड़ेगा। केस 1 आपके पास में कि जहाँ पे क्या होगा H2CO3, या फिर बात करूं HCO3 को पहले बढ़ा लेते हैं, किसको, HCO3 जो है वो बढ़ गया, HCO3 क्या हो गया, बढ़ गया। HCO3 पे क्या होता है, माइनस होता है, HCO3 पे क्या होता है, माइनस होता है। तो आपकी आरबीसी के अंदर क्या होता है, क्लोराइड जो है वो काफी ज्यादा होता है, क्लोराइड क्या होता है, ज्यादा होता है। अब बाहर जो ब्लड के अंदर क्या बढ़ गया, H2CO3, ये बढ़ा हुआ H2CO3 तो कहाँ चला जाएगा, ब्लड की सेल्स के अंदर, ठीक है, सॉरी HCO3 तो कहाँ चला गया, आपकी ब्लड के अंदर। और ये जो क्लोराइड आपकी बॉडी के अंदर था ये कहाँ आ गया, आपकी बाहर आ गया, यानी कि आपकी सेल के बाहर आ गया क्लोराइड, ठीक है। तो क्लोराइड शिफ्टिंग हो गई कि नहीं हो गई, अरे क्लोराइड शिफ्टिंग हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, क्लोराइड का शिफ्ट होता है, ठीक है। अब अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो बाइकार्बोनेट आयन बढ़े हुए थे, यानी कि जो एल्किलोसिस की कंडीशन थी, एल्किलोसिस की जो कंडीशन थी उसके अंदर क्या हुआ, बाइकार्बोनेट कहाँ चले गए, आरबीसी के अंदर, और आरबीसी से बाहर क्या आ गए, क्लोराइड आपके बाहर आ गए। ये क्लोराइड शिफ्टिंग हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरीके से क्या होता है, आपका क्लोराइड शिफ्टिंग जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं अपन यहाँ पे, केस 2, केस 2 इसके जस्ट अपोजिट अगर बात करता हूं, जहां पे क्या होगा कि आपका HCO3 जो है वो अब क्या हो गया, कम हो गया, HCO3 जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो ये जो शिफ्टिंग हुई थी, HCO3 आपकी सेल्स के अंदर गए थे, ये HCO3 अब क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे वापस से, और ये क्लोराइड जो है जो बाहर गया था ये वापस से क्या आ जाएगा, भीतर आ जाएगा। यानी कि ये कैसा हो जाएगा, आपका रिवर्स यहाँ पे हो जाएगा क्लोराइड शिफ्ट का। यानी कि क्लोराइड क्या होता है, शिफ्टिंग होता है, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए, अरे एक नेगेटिव अगर सेल के अंदर जा रहा है तो दूसरा नेगेटिव क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। और अल्टीमेटली आपको क्या करना था, HCO3 अगर कम हो गया तो उसको सेल के बाहर निकाल लो ताकि वो ब्लड के अंदर मेंटेन करे, और HCO3 अगर ज्यादा हो गया तो उसको वापस से कहाँ भेज दो, सेल्स के अंदर भेज दो, जिससे कि क्या हो जाए, आपकी जो एल्केलोसिस की कंडीशन थी वो क्या हो जाए, यहाँ पे मेंटेन हो जाए। देखिए भाई थोड़ी केमिस्ट्री की रिएक्शंस हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में अगर मैं गया तो आप लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ इनका नाम थोड़ा सा आपको याद रखना है, और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट या फिर कौन सा आयन इधर उधर घूम रहा है उसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है क्या यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट आपका फोस्फेट बफर सिस्टम, नेक्स्ट कौन सा है, फोस्फेट बफर सिस्टम। फोस्फेट बफर सिस्टम की अगर बात करता हूं तो फोस्फेट भी आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, अरे बढ़ते हो ना एटीपी एडीपी, उसके अंदर भी आपका क्या होता है, फोस्फेट का बड़ा रोल होता है। क्या होता है, बड़ा रोल होता है। फोस्फेट जो होता है, या तो ये क्या होगा, फोस्फेट कैन अटैच और रिलीज एच आइंस। एच आइंस को क्या कर सकता है ये, या तो अटैच कर सकता है या तो इसको क्या कर सकते हैं, ये रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। और मोस्टली अगर मैं फोस्फेट बफर सिस्टम की बात करता हूं तो इट इज मेंटेन्ड बाय द किडनी। कौन मेंटेन करता है भाई इसको, किडनी मेंटेन करती है, मेंटेन्ड बाय किडनी। किडनी क्या करती है, फोस्फेट को मेंटेन करती है। अब केस 1 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं रे, केस 1 की बात करते हैं, जहां पे एच आयंस क्या है, इंक्रीज हो रखे हैं। यानी कि बॉडी के अंदर कैसी कंडीशंस हो रखी हैं, एसिडोटिक कंडीशंस हो रखी है। कौन सी वाली कंडीशंस हो रखी है यहाँ पे, एसिडोटिक कंडीशंस हो रखी है।
तो ये जो H आयन है, ये जो H आयन है ये किसके साथ में, HPO4 के साथ में जुड़ जाएगा, किसके साथ में, HPO4 के साथ में जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, H2PO4 डाइहाइड्रोफॉस्फेट, क्या बना देगा इसको, H2PO4 बना देगा, डाइहाइड्रोफॉस्फेट बना देगा। और इस डाइहाइड्रोफॉस्फेट को किडनी क्या करेगी, किडनी एक्सक्रीट कर देगी, एक्सक्रीटेड बाय किडनी। तो बड़ा हुआ जो H आयन था वो अल्टीमेटली फॉस्फेट आयन के साथ में जुड़ के और क्या बना दिया, डाइहाइड्रोफॉस्फेट बना दिया। और डाइहाइड्रोफॉस्फेट क्या हो गया, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, एज ए प्रेसिपिटेट होता है ये क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अगर केस 2 की मैं बात करता हूँ, केस 2 के अंदर जहाँ पे H आयन क्या हो गए रहे, कम हो गए, H आयन जो है वो क्या हो गए, यहाँ पे कम हो गए। अगर H आयन कम हो जाएंगे तो जो H2PO4 बना था, H2PO4 बना था, इसको क्या करेगी किडनी, वापस से इसको रिटेन करना स्टार्ट कर देगी और रिटेन करके H+ और HPO4- में क्या कर देगी, इसको कन्वर्ट कर देगी। ये जो बना था इसको ही अल्टीमेटली क्या कर देगी किडनी, वापस से तोड़ देगी, किसके अंदर, H+ HPO4- के अंदर कन्वर्ट कर देगी। और आपको करना क्या था, अल्टीमेटली जो कम हुआ हाइड्रोजन आयन था इसी को तो मेंटेन करना था। तो अब आपने क्या करना था, डाइहाइड्रोफॉस्फेट जो बना था इसको ब्रेक करके और वापस से H आयन को क्या करवा लिया, उससे रिलीज करवा लिया। और अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर देखा जाए तो H आयन की कंसेंट्रेशन क्या हो गई, धीरे धीरे बढ़ गई। ठीक है, तो ये सारी बातें थी किसके बारे में, ये सारी बातें थी आपकी किसके बारे में, फॉस्फेट बफर सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट आपका प्रोटीन बफर सिस्टम। नेक्स्ट जो फोर्थ वन है, ये थर्ड था आपका, दैट इज प्रोटीन बफर सिस्टम। प्रोटीन कौन कौन सी होती है आपकी बॉडी के अंदर, कि सर मेजरली 3 प्रोटीन होती है, प्रोटीन बफर सिस्टम। तो प्रोटीन बफर सिस्टम की अगर बात करता हूं तो प्रोटीन जो होती है वो कैसे होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है। प्रोटीन्स आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स। अरे प्रोटीन्स पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है आपकी प्रोटीन्स पे। ठीक है, अगर बात करता हूँ कौन कौन सी प्रोटीन्स है सर, 3 प्रोटीन होती है, कौन कौन सी, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। कितनी प्रोटीन्स हो गई, 3 प्रोटीन्स हो गई, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। एल्बुमिन की अगर नॉर्मल कंसेंट्रेशन की मैं बात करता हूँ तो ये होता है 4.7 mg/dl। नॉर्मल कंसेंट्रेशन कितनी होती है, 4.7 mg/dl। वही अगर बात करता हूँ ग्लोबुलिन की तो ये होता है 2.3, कितना होता है, 2.3 mg/dl। और सबसे कम कौन सी होती है, फिब्रिनोजन। सबसे कम कौन सी होती है, फिब्रिनोजन। और फिब्रिनोजन जो होती है वो होती है आपकी 0.3 mg/dl। तो टोटल प्रोटीन अगर आपसे पूछे तो ये कितनी होगी, लगभग आपकी 7.3 mg/dl रहती है आपकी नॉर्मल प्रोटीन की कंसेंट्रेशन बॉडी के अंदर। ठीक है, लगभग टोटल का 40% कौन सा होता है, एल्बुमिन। यानी कि मेजर जो प्रोटीन है आपकी बॉडी के अंदर ये क्या है, एल्बुमिन है। और एल्बुमिन कहाँ से सीक्रेट होता है, ये होता है लीवर से। कहाँ से सीक्रेट होता है, लीवर से। मोस्टली जो सारी की सारी प्रोटीन्स है वो कहाँ से होती है, लीवर के अंदर ही फॉर्म होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ क्या। अब बात करेंगे अपन 2 केसेस के बारे में, किसके बारे में, 2 केसेस के बारे में, जहाँ पे आपने बोला कि सर प्रोटीन्स कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है। मान लीजिए ये कोई प्रोटीन का मॉलिक्यूल था, क्या था ये, प्रोटीन का मॉलिक्यूल था। ठीक है, ये एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल था। फर्स्ट केस के अपन बात कर लेते हैं। केस 1 में क्या हुआ कि H आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ी हुई है, यानी कि क्या हुआ है, बॉडी में एसिडोसिस हुआ है। क्या हुआ है, एसिडोसिस हुआ है। तो एसिडोसिस की कंडीशन में अब H आयन पे क्या था, नेगेटिव क्या क्या था, यहाँ पे चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। और साथ ही साथ में क्या होती है, कैल्शियम आयंस के साथ जुड़ी होती है। प्रोटीन्स के साथ में कैल्शियम आयन क्या होता है, बाइंड अप होता है। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या है, इसके साथ में कैल्शियम आयन जो है वो जुड़े हुए हैं। अब क्या होगा, ये जो बड़ा हुआ H आयन था ये तो क्या होगा, आपकी प्रोटीन के साथ में अटैच हो जाएगा और इसके बदले में यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, कैल्शियम रिलीज हो जाएगा। यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, कैल्शियम रिलीज हो जाएगा। और अगर कैल्शियम रिलीज हो गया दैट मीन्स अब आपकी ब्लड के अंदर फ्री कैल्शियम की लेवल क्या हो गई, बढ़ गई। फ्री कैल्शियम का लेवल बढ़ गया, इसको अपने क्या बोल दिया, हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलेगा। हाइपर कैल्शियम देखने को मिलेगा। कौन सी कंडीशन में, एसिडोसिस की कंडीशन में। क्यों, क्योंकि एसिडोसिस की कंडीशन में प्रोटीन से कैल्शियम तो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और H आयन क्या हो जाएंगे, इस प्रोटीन से आके मिल जाएंगे।
क्या हो जाएंगे, इससे आके मिल जाएंगे। तो ये कौन सा होगा आपका कि यहाँ पे हाइपर कैल्शियमिक कंडीशन देखने को मिलेंगी। तो साइन सिम्टम्स में आपको जैसे टिटेनी वगैरह वाले सिस्टम देखने को मिल जाएंगे, कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, इनके कैल्शियम से रिलेटेड या मस्कुलर जो कॉन्ट्रेक्शन है उससे रिलेटेड साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन सी वाली कंडीशन में, एसिडोसिस वाली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं जहां पे क्या हुआ है, एच की कंसेंट्रेशन जो है वो कम हो गई, या मैं बात करता हूँ एल्केलोसिस हो गया। क्या हो गया रे, एल्केलोसिस हो गया, केस 2। ठीक है, एल्केलोसिस की कंडीशन में क्या होगा आपकी, वापस से ये कोई क्या थी, प्रोटीन थी। ये क्या थी, कोई भी एक प्रोटीन थी। इस प्रोटीन के साथ में आपने क्या जोड़ दिया था, एच को जोड़ दिया था। प्रीवियस कंडीशन में आपने देखा कि इस प्रोटीन के साथ में आपने क्या जोड़ दिया, एच को जोड़ दिया। अब क्या होगा कि एच की कमी हो गई, एच की कमी हो गई तो ये एच भाई साहब तो क्या हो जाएंगे, ब्लड के अंदर फ्री हो जाएंगे। एच तो क्या हो जाएंगे, इस ब्लड के अंदर फ्री हो जाएंगे, और जो फ्री कैल्शियम था ये क्या हो जाएगा, इस एच की जगह पे आके ऐड हो जाएगा, किसके अंदर, प्रोटीन के अंदर। तो अब यहाँ पे हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलेगा कि हाइपोकैल्सीमिया। तो सर अब आपको देखने को मिलेगा हाइपोकैल्सीमिया। क्या देखने को मिल रहा है, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। तो समझ में आ गया क्या कि अगर एसिडोसिस हुआ तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा हाइपरकैल्सीमिया, और अगर एल्केलोसिस हुआ तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी आपको वहां पे, हाइपोकैल्सीमिक कंडीशंस जो है आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। यहां तक सभी को क्लियर हो गया, यहाँ पे क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पे ये जो 4 तरीके के बफर सिस्टम थे इनके बारे में अपन ने बात कर ली कि सर प्राइमरी बफर सिस्टम में अपन ने देखा फॉस्फेट बफर सिस्टम देख लिया, हमबर्गर शिफ्ट देख लिया हमने, प्रोटीन बफर सिस्टम देख लिया, एंड जो फर्स्ट वन था वो आपने देखा कि सर कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम देख लिया। तो ये चारों के चारों केमिकल बफर सिस्टम होते हैं, और ये किसके ऊपर काम करते हैं, बेसिकली ये आपका बहुत ही फास्ट काम करते हैं और केमिकल बफर्स होते हैं। तो ये सब बातें थी किसके बारे में, बफर सिस्टम के बारे में। तो बफर सिस्टम कितने टाइप के हो गए थे, टोटल 4 टाइप के, चारों के मैकेनिज्म अपन ने पढ़ ली कि किस तरीके से ये सारे के सारे काम यहाँ पे होते हैं। दूसरा रेगुलेटरी सिस्टम जो मैंने आपको बताया था दैट वाज लंग्स। दूसरा कौन सा है आपका, लंग्स। लंग्स के लिए मैंने देखो बहुत ही सिंपल सी चीज बताई थी। सबसे सिंपल चीज तो मैंने क्या बताई थी कि सर CO2 तो जो है वो तो कैसी है आपकी, एसिडिक नेचर की है, एसिडिक नेचर गैस। वही अगर बात करता हूँ ऑक्सीजन तो ये कैसी होती है, बेसिक नेचर या एल्केलाइन नेचर की, एल्केलाइन नेचर की गैस होती है। अब मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर सबसे पहला जो रेगुलेशन है वो आप देखना ध्यान से। मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर क्या हुआ है, एसिडोसिस। एसिडोसिस अगर हुआ है तो अपन क्या बोलेंगे कि सर CO2 का रिटेंशन हुआ है। एसिडोसिस का मतलब क्या है, CO2 का रिटेंशन हो गया। ठीक है, अगर CO2 का रिटेंशन हुआ है तो अब इसको आप क्या करोगे, पेशेंट को बोलोगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा सांस ले। इसको अपन बोलेंगे कि पेशेंट क्या करे, डीप ब्रीथ करे, डीप एंड रैपिड ब्रीथ करे। इससे क्या होगा, CO2 जो थी वो तो क्या निकलेगी, बॉडी से बाहर चली जाएगी, और ऑक्सीजन का क्या होगा, धीरे धीरे रिटेंशन होगा। यही तो आपको करवाना था, CO2 का आपको बॉडी से क्या करना था, बाहर करवाना था, क्योंकि CO2 का क्या हो रखा था, रिटेंशन। अब आपने CO2 यानी कि एसिड को बॉडी से बाहर निकाल दिया तो पीछे क्या बच गया आपके पास में, बेस बच गया। इनकी एसिडोसिस वाली कंडीशन क्या हो गई आपकी, ठीक हो गई। दूसरी कंडीशन पे आ जाते हैं कि सर अगर एल्केलोसिस हुआ तो एल्केलिसिस अगर हुआ प्यारे बच्चों, यानी कि अब क्या होगा आपका, ऑक्सीजन का रिटेंशन हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि तो ब्रीदिंग को होल्ड करे, क्या करे, ब्रीदिंग को होल्ड करे, ब्रीदिंग होल्ड टेक्निक। या फिर मैं बात करता हूं उसको बोलेंगे कि पेपर बैग वेंटिलेशन करे, पेपर बैग वेंटिलेशन टेक्निक्स के बारे में बताएंगे। इससे क्या होगा, या फिर बात करता हूँ कि शैलो ब्रीदिंग के लिए बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि आराम से धीरे धीरे सांस ले। क्यों बोलेंगे ऐसा, ताकि उसके अंदर CO2 का रिटेंशन हो। अपने को क्या करवाना है, इस जो एल्केलोसिस हुआ है इसको ठीक करवाना है। एल्केलोसिस को आप तभी ठीक करवा सकते हो जब आप बॉडी के अंदर क्या करोगे, CO2 का, या फिर बात करता हूँ एसिडोसिस का क्या करवाओगे आप, रिटेंशन करवाओगे। इसको रिटेन करवाने के लिए आपने क्या बोला कि ब्रीदिंग को होल्ड करे, ब्रीदिंग को होल्ड करना सीखे। साथ ही साथ में पेपर बैग, पेपर बैग का मतलब क्या हो, एक पेपर का बना हुआ कोई बैग होता है, उसके अंदर आपने क्या कर दिया, उसको एक्सेल करने के लिए बोला, जो एक्सेल्ड एयर है उसको वापस से क्या करने के लिए बोला, उसको इनहेल करने के लिए बोला। ऐसा करने से क्या होगा, एक्सेल्ड एयर के अंदर जो CO2 की कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, कंपैरेटिवली कम होती है। तो आपको वही तो करवाना है कि CO2 को ज्यादा से ज्यादा बॉडी तक पहुंचाना है। तो ये तो बात हो गई कि नॉर्मल कंपनसेशन किस तरीके से होगा, ये तो हो गया आपका फिजियोलॉजिकल कंपनसेशन। ये तो कैसा होगा आपका फिजियोलॉजिकल। इसके जस्ट अपोजिट आपने दो चीजें पढ़ी थी क्या,
मैंने बताया था तुम्हें थोड़ी देर पहले कि अगर मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर एसिडोसिस हुआ, एसिडोसिस का मतलब H2CO3 आपका वही बाइकार्बोनिक एसिड बना, बाइकार्बोनिक एसिड कहाँ पहुंचा, लंग्स तक पहुंचा, और लंग्स तक पहुंच के इसने क्या बना दिया, H2O प्लस CO2। ये CO2 तो क्या हो गई, एक्सेल आउट हो गई आपकी बॉडी से, और बच गया क्या पीछे, पानी। पानी का जो पीएच होता है वो कैसा होता है आपका, नॉर्मल होता है या सर न्यूट्रल होता है। ये तो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। वहीं अगर बात करता हूँ जस्ट इसके अपोजिट, अगर एल्केलोसिस की कंडीशन में है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। एल्केलोसिस में क्या होगा, एल्केलोसिस की कंडीशन में यही जो H2CO3 जो है ये किस तरीके से टूटेगा रे, H प्लस प्लस HCO3 माइनस, इस तरीके से टूट जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, वहां पे ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस तरीके से ब्रेक होता है दैट मींस अब आपका क्या होगा, एल्कोलोसिस में अंदर क्या होता है, एच आयन का कंसंट्रेशन कम हो रहा था, अब आपने फ्री एच आयन को क्या कर दिया, अल्टीमेटली बढ़ा दिया। फ्री एच आयन को अगर आपने बढ़ा दिया तो वो क्या हो जाएगा, आपकी जो एल्कोलोसिस वाली कंडीशन थी उसको क्या कर देगा, यहाँ पे करेक्शन कर देगा। ये चीज क्लियर हो गई क्या, चलिए बहुत बढ़िया बात, अगर ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट अपन बात आ जाती है कि सर ये तो आपने लंग्स के बारे में बताया, अब बात करते हैं किडनी के बारे में, ठीक है। ओ किडनी तुम भी आ जाओ, किडनी। तो किडनी का तो बहुत ही सिंपल सा रूल है कि कोई चीज बढ़ी हुई है उसको बॉडी से बाहर निकाल दो, कोई चीज घटी हुई है उसको बॉडी के अंदर क्या कर लो रे, रिटेंशन करवा लो, उसको क्या कर लो, रिटेंशन करवा लो। ये होता है एक परमानेंट बफर सिस्टम भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई, परमानेंट बफर सिस्टम, परमानेंट बफर सिस्टम भी इसको कहा जाता है। अब आपकी किडनी क्या करेगी, किडनी क्या करेगी यहाँ पे कि अगर मान लीजिए एसिडोसिस हुआ, क्या हुआ रे, एसिडोसिस हुआ। अगर एसिडोसिस हुआ मतलब एच आयन की कंसेंट्रेशन जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई, एच आयन की कंसेंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। तो किडनी क्या करेगी, एच आयन को क्या कर देगी रे, एक्सर आउट कर देगी। मैं बात करता हूँ कि बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देगी। तो किडनी विल एक्सक्रीट आउट द इंक्रीज्ड एच आयंस, एच आयंस को क्या कर देगी किडनी से, किडनी उसको बाहर कर देगी बॉडी से। वही अगर बात करता हूं दूसरा आपका एल्केलोसिस, जिसके अंदर क्या था, एच आयन की कंसेंट्रेशन कम थी, अब एच आयन आपको चाहिए, तो आपको जो चीज चाहिए वो क्या करेगी, किडनी उसको रिटेन कर लेगी। किडनी क्या कर लेगी, रिटेन करेगी, रिटेन द एच आयंस, एच आयंस को क्या कर लेगी किडनी अब रिटेन कर लेगी, ठीक है। ठीक, साथ ही साथ में हो सकता है कि अब यहाँ पे क्या हुआ था आपका, एल्केलोसिस हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ आपका, एल्केलोसिस हुआ है, तो एच आयन को तो इन्होंने क्या कर लिया, रिटेन कर ही लिया। साथ ही साथ में क्या करेगी, एल्केलोसिस में एक्सक्रीट आउट कर देगी HCO3 आयंस को। HCO3 क्या था आपका, बेसिक नेचर का था, और बेसिक अभी आपको नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बॉडी के अंदर क्या हो रखा है, एल्केलोसिस हो रखा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको और ज्यादा बेस की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो बेस की जरूरत नहीं है तो आप क्या करो, HCO3 को तो क्या करा दो, एक्सक्रीट आउट करवा दो, और रिटेंशन करवा लो किसका रे, एच आयन का। एच आयन का क्या करवा लो आप, रिटेंशन करवा लो। ये बात समझ में आ गई क्या। तो इस तरीके से आपकी किडनी क्या करती है, मेंटेन करने में हेल्प करती है पीएच को, पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करती है। लास्ट एंड फाइनल आपका जो यहाँ पे रेगुलेटरी सिस्टम है वो है आपका पोटेशियम, पोटेशियम रेगुलेशन। पोटेशियम रेगुलेशन की अगर बात करता हूं तो पोटेशियम का रेगुलेशन बहुत ही सिंपल सा आपका, कि पोटेशियम कहाँ होता है आपका, इंट्रासेलुलर आयन है। कैसा है आपका, इंट्रासेलुलर आयन है। ये मान लीजिए कोई एक सेल है, ये कोई एक क्या है आपकी सेल है, इस सेल की अगर मैं बात करता हूँ कि सेल के अंदर तो क्या है आपके पोटेशियम आयन्स है, क्या है पोटेशियम आयन्स है। तो फर्स्ट केस की बात कर लेते हैं पहले, केस 1 जहां पे क्या हुआ है, एसिडोसिस हुआ है। एसिडोसिस में मैंने बोला था सर कि एच आयन की कंसेंट्रेशन जो है वो क्या देखने को मिलेगी आपको, इंक्रीज देखने को मिलेगी। एच आयन की कंसेंट्रेशन क्या देखने को मिलेगी आपको, वहां पे इंक्रीज देखने को मिलेगी। अब इंक्रीज जो एच आयन है ये एक कोई क्या है, ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल के अंदर आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, कोई भी एक सेल है, ठीक है। बॉडी के अंदर कोई भी एक सेल है, इस सेल के अंदर तो आपने क्या बोल दिया कि सर पोटेशियम है बहुत ज्यादा, और बाहर आपने क्या बढ़ा हुआ है, एच आयन को बढ़ाया हुआ है। अब ये एच आयन क्या करेगा, एच आयन तो चला जाएगा आपका सेल के अंदर, कहाँ चला जाएगा, सेल के अंदर, और यहाँ से इसके बदले में कौन बाहर आ जाएगा रे, पोटेशियम जो है वो बाहर आ जाएगा। अब मुझे बताइए कि फ्री पोटेशियम की कंसंट्रेशन जो है बॉडी के अंदर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, एच आयन तो कहाँ चला जाएगा रे, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर, और पोटेशियम जो है वो कहाँ आ जाएगा रे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर।
और अगर पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आ गया दैट विल लीड हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया। तो अब आप कह सकते हो कि एसिडोसिस इज ए कंडीशन ऑफ हाइपरकैलेमिया। एसिडोसिस को अगर आपको कंपनसेट करना है तो वहां पे क्या होगा, आपको अल्टीमेटली हाइपरकैलेमिया जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके जस्ट अपोजिट बात कर लेते हैं, केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 में क्या लेंगे अपन कि सर केस 2 में अपन लेंगे किसको, एल्केलोसिस को। केस 2 के अंदर अपन किसको इंक्लूड करेंगे, एल्केलोसिस को। अब एल्केलोसिस में क्या हो गया कि एच आयन की कंसेंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। एच आयन की कंसेंट्रेशन कम हो गई तो अब इसका जस्ट अपोजिट ये कोई सेल है, इसके अंदर पोटेशियम भी था अब और एच आयन भी थे, पोटेशियम भी था और एच आयन भी थे, ठीक है। अब बाहर क्या हो गई, एच आयन की कमी हो गई तो बाहर जो पोटेशियम आयन थे वो तो कहाँ चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, और यहाँ का जो एच आयन था ये कहाँ जाएगा रे, बाहर आ जाएगा। ये एच आयन कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यानी कि अब क्या होगा, जो पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम तो वो कहाँ चला गया आपका आईसीएफ में, और एच आयन जो है वो कहाँ गए रहे, ईसीएफ यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ गया। पोटेशियम जो है आईसीएफ में चला गया। अब तो बॉडी आपके जो ब्लड है या फिर बात करता हूँ आपकी नॉर्मल जो पोटेशियम का लेवल है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इसको अपन ने क्या बोल दिया, हाइपोकैलेमिया। क्या देखने को मिलेगा अब आपको वहां पे, हाइपोकैलेमिक कंडीशंस जो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो क्या अब आपको रटने की जरूरत है क्या कि सर एसिडोसिस में हाइपरकैलेमिया होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा, हाइपरकैलेमिया होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा। अगर आपने ये सारी चीजें थोड़ा ध्यान से पढ़ ली तो आपको जो साइन सिम्टम्स हैं वो भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और एसिडोसिस के अंदर कौन कौन से, अब देखो हाइपरकैलेमिया से रिलेटेड या फिर बात करता हूँ एसिडोसिस अगर हुआ है तो एसिडोसिस में आपने बोला कि सर हाइपरकैलेमिया होगा, साथ ही साथ में क्या होगा, एच आयन जो है उससे जुड़ जाएगा और कैल्शियम क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। हाइपरकैल्सीमिया भी देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब जो आपकी बॉडी पे जो सिम्टम्स आएंगे वो किससे रिलेटेड आएंगे, हाइपरकैलेमिया और हाइपरकैल्सीमिया से रिलेटेड साइन सिम्टम तो आएंगे 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 कि नहीं आएंगे। इसके जस्ट अपोजिट आपने बोला एसिडोसिस में और क्या हो रहा था, सर एसिडोसिस में हो रहा था कि आपकी बॉडी के अंदर CO2 का लेवल बढ़ गया था, CO2 का लेवल बढ़ गया था तो आपने क्या बोला था पेशेंट को कि आप ब्रीदिंग को क्या करना स्टार्ट करो भाई, फास्ट फास्ट करना करो। यानी कि पेशेंट ने बोला कि डीप एंड रैपिड ब्रीद आप करो, तो डीप एंड रैपिड ब्रीद भी यहाँ पे आपको पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिल जाएगा, ऐसा सिग्निफिकेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था आपका रेगुलेटरी सिस्टम के बारे में कि कौन कौन से रेगुलेटरी सिस्टम थे, बफर सिस्टम था, लंग्स थे, रेस्पिरेटरी था, और मैं बोलूं कि लास्ट वन आपका कौन सा था यहाँ पे, लास्ट वन जो था आपका यहाँ पे रहने वाला वो है पोटेशियम रेगुलेशन। तो ये था कि किस तरीके से आपके पीएच का जो है यहाँ पे रेगुलेशन जो है वो होता है। तो ये सारी चीजें थी आप आज की क्लास के लिए। आज की क्लास को अपन यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि कैसे एसिड बेस इम्बैलेंस होता है। ये तो था कि एसिड बेस को बैलेंस अपन किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी एसिड बेस इम्बैलेंस के बारे में, जिसमें अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड अबाउट ABG वैल्यूज, अबाउट ABG एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने क्लास को यहाँ तक देखा। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करें, हम आपको कमेंट्स के अंदर बेस्ट आंसर प्रोवाइड करने की जो है यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।